चलिए, आज का ये जो वीडियो है आपके साइंस एग्जाम में आपको हीरो बना देगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोलॉजी तीनों जो सब्जेक्ट है, पांच पांच सब्जेक्ट, पांच पांच चैप्टर है, एक में 5 चैप्टर, एक में 5 चैप्टर, एक में 5 चैप्टर, टोटल 15 या 20 चैप्टर है जो आपको मैं क्लियर कराऊंगा एक ही वीडियो में। तो जो देख लेंगे, टोटल सिलेबस देख करके जो लोग जाएंगे, मैथ का आपका एग्जाम हो गया है, इसलिए आप लोग साइंस को अच्छे से कर लीजिए। और जो टोटल सिलेबस करके जाएगा, टोटल चैप्टर करके जाएगा, उसका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये पूरी गारंटी है, आपका एग्जाम काफ़ी बेटर बीतेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर है और देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। प्रथम जो है आपको जो चलेगा वो भौतिकी का चलेगा। तो चलिए आते हैं। टोटल जो है वह लगभग 18-20 पेज 30 पेज में है, जो सभी पेज को मैं कराऊंगा। प्रथम आपको पता है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 2 चैप्टर अलग अलग है। इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, प्रथम है दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लाने वाला दर्पण होता है। सभी को पता है, मैं डायरेक्ट आंसर पर चलूंगा क्योंकि समय बर्बाद नहीं हो आपका। तो अवतल भी और दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल का भी प्रयोग करते हैं और समतल का भी करते हैं। तो उत्तर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी होना चाहिए, तो उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए हिट है दोस्त। ठीक है, और मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो हिट होगा, बाकी को मैं छोड़ते भागूंगा। मिट्टी। चलिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसको क्या कहते हैं? जब 2 गोलीय पृष्ठ हो तो वह क्या करेगा? बाहर की ओर 2 गोलीय पृष्ठ इस प्रकार से उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए कि अवतल दर्पण में बड़ा होगा? तो कभी भी ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। चलिए, तो टोटल चैप्टर कराऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 5-5 चैप्टर, 6-6 चैप्टर है टोटल। मैं चैप्टर टच कर दूंगा जिससे कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटेगा। चलिए, सर्च लाइट प्रवर्तक सतह होता है, पता है? सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो क्या होता है? अवतल होता है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पर चलूंगा क्योंकि समय बर्बाद ना हो और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या करके आइएगा? 3 लाख होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो एक होता है अवतल का, तो अवतल ही मानेंगे, इसको हजामती दर्पण कहते हैं, तो अवतल करेंगे। अगर वही दाढ़ी बनाने के लिए तो अवतल से भी बन जाता है और समतल से भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न पूछता क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें कभी भी सीधी रेखा में गमन करता है, ये करके आइएगा। चलिए, लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है? 2, 3, 1 कितना होता है? तो 2 होता है लेंस में, दर्पण में 1 होता है। चलिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान तो साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। ठीक है, चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? सभी को पता है 2 नियम है। फटाफट आप लोग टाइप कीजिए भाई, नहीं तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए,
रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए और जवाब नहीं दे पाए तो भाग गए, तो भाई भागने वाले की कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन जो सिलेबस मेरे यहाँ जो कर लेंगे उनको भाई क्वेश्चन टकराने वाला है। चलिए, छोटे वस्तु आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। देखिए, कभी भी मोटरसाइकिल का जब शीशा में अपना चेहरा देखिएगा तो छोटा दिखाई देगा, तो उत्तल दर्पण होता है उसमें। ठीक है, चलिए, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में अभी बोले हैं कि मोटरसाइकिल में क्या बनता है, काल्पनिक बनता है भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। चलिए, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण से क्या बनता है, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है भाई। ठीक है, चलिए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है कौन से दर्पण में, बताएं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में, देखिए एक अवतल में भी बनता है और एक बनता है उत्तल में भी, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश क्या है, तो सभी को पता है भाई कि प्रकाश जो है वो क्या है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई जिस दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है तो वह दर्पण कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर होगा तो समतल होगा भाई। जैसे कि हम लोग सुबह सुबह चेहरा देखते हैं, सुबह सुबह आईना में चेहरा ना देखिए, है ना, थोड़ा देर का बाद देखिए तो बेटर होगा। उठ रहे और कितने लोग चेहरा देखने लगते हैं, तो ये मनुष्यत दर्शाता है चेहरा ना देखे सुबह सुबह अपना। चलिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, क्या होगी, चलिए याद रखिएगा, 40 का आधा क्या होगा, फोकस त्रिज्या का आधा होता है, r/2 होता है, तो 40/2 इक्वल टू क्या, 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है। अब अगला चैप्टर है दोस्त, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आपको पता है ना दोस्त। चलिए, अब ये आपका चैप्टर आ गया मानव नेत्र का, फिजिक्स का ही दूसरा चैप्टर। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि सबसे अधिक जो झुकाव होता है किरण का वो बैगनी का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि समान दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर होती है, यह भी 25 सेंटीमीटर ही है, तो कोई भी मारेंगे तो आपका सही जाएगा। मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह भाग क्या कहलाता है, पता है ना आपको, रेटिना कहलाता है। रेटिना को दृष्टि पटल बोलते हैं। डायरेक्ट उत्तर जाना है क्योंकि आपको रिवीजन करना है। समान नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है, तो दूर बिंदु क्या होती है दोस्तों, अनंत हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते चलिए, टाइप कर पा रहे हैं तो ठीक है, फास्ट में नहीं कर पा रहे हैं तो देखते चलिए। निम्नलिखित में कौन सा रंग जिसके खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, तो कभी भी खतरा के लिए लाल का ही प्रयोग करेंगे। चलिए एक सेकेंड, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रम के लिए जो उपयोग होता है वह क्या होता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, मानव नेत्र में जिस भाग पर किस प्रकार का लेंस होता है मानव नेत्र में, तो मानव के नेत्र में, हमारे आंख में, आपके आंख में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए, दूर दृष्टि आंखें साफ साफ देख सकती है। तो देखिए, जिसको दूर दृष्टि पकड़ता है ना वो दूर के वस्तु को ही देखता है, तो दूर की वस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट है, आंख व्यवहार करता है कैसा दर्पण, कैसा लेंस की तरह, तो उत्तल लेंस की तरह। अभी ना पढ़े हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो निकट बोले तो अवतल लेंस, दूर बोले तो क्या, उत्तल लेंस, तो यहाँ बी होगा उत्तर। ठीक है, आंख की पुतली किस प्रकार की कार्य करती है, पुतली जो होती है वह परिवर्तित द्वारक की भांति काम करती है, यहाँ पे डी उत्तर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, अभी और बचा हुआ है इसमें। ठीक है, कर लीजिए, जो भी बचा है सबको करा देंगे। सिलेबस सबका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों खत्म करेंगे एक ही वीडियो में, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, सबसे कम। बैगनी का क्या होता है, सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ मतलब क्या, दूर दृष्टि दोष, तो दूर के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस, निकट और दूर ऊ। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। जब तेज प्रकाश होता है तब पुतली का आकार छोटा हो जाएगा और अंधेरे में पुतली का आकार बढ़ जाता है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पर, विद्युत। पूरा सिलेबस को टच करना है, जो भी हीट है मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है, केवल हीट प्रश्न, ओनली हीट क्वेश्चन। चलिए विद्युत का चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड। हाँ, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोधकता कभी भी निर्भर करेगा, वह चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, लंबाई पर करता है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा वह सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन वहाँ पे सही सही देगा, सभी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक कभी भी पूछेगा तो वाट करके आइएगा, क्या होगा, वाट ऐसे भी लिखता है एग्जाम में। चलिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो आप सभी को पता है ऊर्जा का जूल होता है, या काज का भी क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में किसका अर्थ है जल होता है। तो जल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन से क्या बना, हाइड्रो, हाइड्रो, उत्तर आपका डी पर जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है भाई। जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बताइए। इतना फास्ट अच्छा से बहुत ही कम मिलेगा आपको, ठीक है, एम्पियर। वायरल जो होता है ना, वायरल वायर बोलते हैं, वायरल प्रश्न, ये टकरा गया, ये प्रश्न लीक हो गया, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। थंबनेल देख करके पगला नहीं जाइएगा, एम्पियर होगा। धारा कैसे मतलब क्या होगा, एम्पियर होगा। पूरा सिलेबस जो करेगा वही वहाँ पे बाजी मार के आएगा। प्रश्न है विद्युत बल्ब में इतना लिखा हुआ है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे ना तो आपको 484 ओम आएगा। और माइंड पर भी याद रखें, क्वेश्चन दोहरा देता है, सेम सेम प्रश्न पूछता है, इसलिए 484 याद रखिएगा। 220 और 1000 वाट रहेगा तो 484 ओम करके आइएगा, ठीक है। चलिए 1 वोल्ट क्या कहलाता है बताइए। 1 वोल्ट कहलाता है तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम को। नेक्स्ट है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, एमीटर से धारा मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से छोटी धारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर को विद्युत परिपथ में कहाँ जोड़ते हैं। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में, बोले तो समांतर क्रम में। नेक्स्ट है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो प्रतिरोध V बराबर आई आर पढ़े हैं आप लोग, पढ़े ना, तो इतना तो मिस्टेक नहीं होगा, यही हो जाएगा V बराबर आई आर, ठीक है, उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि धातु ये धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं भाई, धारा क्यों प्रवाहित होता है धातु में, कोई भी करंट, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, आपका उत्तर बी पर जाएगा, ठीक है। चलिए परिपथ में धारा मापने, धारा की माप किससे की जाती है, अभी अभी बोल रहा हूँ मैं, एम मीटर से धारा, वोल्ट मीटर से क्या, विभवांतर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से भी धारा की उपस्थिति को दर्शाया जाता है। ये प्लस जो चिन्ह है माइनस चिन्ह नहीं होता है, किसमें, किसमें प्लस माइनस नहीं होता है, एम मीटर में प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में प्लस माइनस होता है, कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है दोस्तों, उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। उस चैप्टर का नाम क्या है, जो भी होगा सिलेबस को टच करके निकल चलेंगे, और जो भी प्रश्न कराऊंगा ना वो केवल वीवीआई कराऊंगा, फालतू के क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एसी और डीसी जनित्र में मूलतः अंतर होता है यह कि, क्या अंतर होता है भाई, एसी और डीसी का अंतर याद रखिएगा। एसी में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी में दिक् परिवर्तक होते हैं, डी उत्तर होगा, ठीक है। एक बार आप लोग शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि ये जो है ना टोटल सिलेबस है, इसलिए इसको कम ना आके, जो कम आकेगा वो बाद में पछताएगा, ठीक है। चलिए हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह क्या होती है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, ठीक है। चलिए 1 किलोवाट घंटा होता है, बताए 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल, याद रहेगा ये।
ये माइंड में बैठा लीजिए, आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, यदि नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली में गर्भ में रखा जाए तो क्या कहलाता है भाई, क्या बनता है? देखिए, कभी भी नर्म लोहा से विद्युत चुंबक बनता है, याद रखिएगा। नर्म लोहा से क्या बनेगा? विद्युत चुंबक। और अस्थायी चुंबक इस्पात से बनता है। चलिए, विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज क्या करेगा? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए 3 बार पूछा है, 12, 13, 14, और ये प्रश्न दोहराता है, इसलिए मैं वैसे ही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, दोहरा दिए जाते हैं, तो जनित्र कहते हैं उसको। चलिए, बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? तो डिस्ट धारा, डीसी करंट। और जो घरों में होता है वह प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो फ्यूज क्या होता है? गर्म हो करके गल जाता है। तो गर्म होना क्या? ऊष्मीय प्रभाव। चलिए, विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है भाई? तो घर में हम देखिए फ्यूज क्यों लगाते हैं? ताकि कोई भी रेडियो टेलीविजन है शॉर्ट सर्किट से बच जाए। तो लघु पतन शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, बढ़ने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाव के लिए। बहुत अच्छा है, आप लोग जो कर रहे हैं उनको काफ़ी सहूलियत होने वाली है, और होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म ही कर देंगे एक ही वीडियो में। घरों में विद्युत में दुर्घटना किस कारण होती है? दुर्घटना तो शॉर्ट सर्किट से होती है। ठीक है, यदि फास्ट जवाब दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए आपका डिवीजन हो जाएगा। फ्लेमिंग में वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है? तो अंगूठा बल की दिशा को। चलिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो मोटर जो है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब आइए ऊर्जा वाला चैप्टर, एक सेकेंड। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी बता दीजिए। CO2। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? यूरेनियम 235 या 38। चलिए, इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय पूछे सौर ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं हो। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ये प्रश्न आएगा, सूर्य के प्रकाश को। चलिए, पवन चक्की का चाल कितना होना चाहिए? न्यूनतम चाल, जिससे कि विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी पूछता है, बहुत ही टफ क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य अवयव बताइए? तो मीथेन होता है, और मीथेन का सूत्र जो है CH4 होगा। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ये प्रश्न आएगा, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड में। पृथ्वी निम्नलिखित में सूर्य निम्न स्रोत से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध होती है? देखिए, सूर्य से कभी भी प्रकाश होता है और गर्मी भी उत्पन्न होता है, दोनों मानिएगा। ठीक है, चलिए, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देना पड़ता है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? जवाब बताएं क्या होगा? निवेश ऊष्मा। नेक्स्ट है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, पता है? चलिए, दोनों, जैविक प्रक्रम, रासायनिक, दोनों। ठीक है, वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है पेट्रोल चाहिए, प्राकृतिक गैस से भी होता है, सी हो जाएगा। अब आइए आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इससे प्रश्न जो है देखिए पूछता है कि लेड नाइट्रेट को एक प्रणाली में रखने पर, गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकल उत्सर्जित होता है, तो यह धुआं बताए कौन सा है? बताए, मैं आ रहा हूँ।
चलिए क्या हो जाएगा, चलिए बी पर जाएगा उत्तर आपका। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ बराबर नहीं देगा एग्जाम में, तीर का चिन्ह देगा। कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और क्या बन गया, CO2 बन गया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये प्रश्न आपका हीट है। थोड़ा सा पानी भी पी लिया जाए, काफ़ी बोलना पड़ता है, पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए समझ सकते हैं कितना बोलना पड़ेगा एक व्यक्ति को। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ उत्तर, अपघटन है भाई, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा चीज है दो छोटे छोटे चीजों में टूट गया है, अपघटन हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अवकारक है, बताए, अवकारक बताइए कौन सा है, यही है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट है अवकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अभी ना बोले हैं उपचयन, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड। चलिए भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन जैसे कि पानी से बर्फ बन जाना, अब बर्फ से क्या बन जाना, पानी, अस्थायी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक क्रिया नहीं है, जलना ऑक्सीकारक है, श्वसन है, भोजन का पचना है और क्षेपण नहीं है, ठीक है, आपका उत्तर डी होगा। चलिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से अभिक्रिया बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, किस प्रकार की अभिक्रिया है, बस इसमें यही पूछता है दोस्त, जो पूछता है मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, बस केवल हीट प्रश्न करा रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर का। संयोजन हुआ है, देखिए ई मिला दोनों मिल करके वो चीज बना लिए, संयोग हुआ है ना, उत्तर डी हो गया। अंगूर की किण्वन करना ये क्या है, अंगूर के किण्वन से वही शराब उराब बनता है, तो यहाँ उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पर आइए, अम्ल वाला चैप्टर पढ़े हैं ना आप लोग, तो बस केवल सिलेबस को टच करेंगे, आज जो सिलेबस में हिट होगा ना उसी को टच करेंगे, फालतू में नहीं जाएंगे इधर उधर। कम समय में डायरेक्ट आंसर पर रिवीजन करना है दोस्त, टाइपिंग कर ले रहे हैं फास्ट तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, देख लीजिए पूरा और शेयर कर दीजिए पूरे ईमानदारी से भाई। चलो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ बनता है, विरंजक चूर्ण, याद रखिएगा। लिटमस बैगनी रंग का होता है, जो नीला निकलता है, निकल जाता है, सॉरी, लाइकेन से, सीधे सी बात है, पूछना चाहिए, इसको घुमाना नहीं चाहिए। लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से। कौन सा रंग का होता है, तब बैगनी रंग का, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। चलिए कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी कठोर जल को निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, बताए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह विजातीय है, क्योंकि ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है और ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, आई कैल्शियम सल्फेट होता है, तो विजातीय माने अलग। चलिए पानी भी पी लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में पीएच में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, पता है, क्षारक का 7 से अधिक होगा तो 13 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान बताइए कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है ना, 14 हो जाएगा, सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सही है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2, इसको धोबिया सोडा बोलते हैं और बहुत हीट प्रश्न है दोस्त, ठीक है। चलिए
चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर किसका विविध रूप है? यही कैल्शियम कार्बोनेट, अभी ना बोले हैं। चलिए जठर रस का पीएच मान बताइए। सबसे पहली बात है जठर रस का पीएच मान 12 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीला थोथा तुतिया, पूछता है भाई, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा केवल हीट, चैप्टर का जो जो हीट बनना है प्रश्न उसको मैं करा दे रहा हूँ। कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2 टोटल टच करेंगे, जितना भी है ना टोटल सिलेबस को टच करेंगे और मजा आ जाएगा आपको अगर कर लीजिएगा टोटल तो। चलिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग में हो जाता है? 11 का उत्तर पीला रंग। नेक्स्ट है चीनी का सूत्र पूछ रहा है आपसे, C12H22O11। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस, तो माइनस वाला किस पर जाएगा? तो प्लस पर जाएगा, एनोड प्लस होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है, मजबूत, बताए? चलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उदासीन विलयन का पीएच मान ये पूछता है प्रश्न, लवादुगा वाला प्रश्न है। 7। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। चलिए अब आइए धातु का क्वेश्चन कराएंगे। अब किसका कराएंगे दोस्त? धातु का। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? ये प्रश्न आता है, हर साल आता है, हर साल आयनिक वाला प्रश्न आएगा फर्स्ट या सेकेंड में। कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए सभी, कोई पूरे ईमानदारी से लाइक करे। चलिए बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। नए हैं सब्सक्राइब करके एक बार घंटी बजा दीजिए, पूरे एग्जाम में मैं सहायता करूंगा आपको। बॉक्साइड धातु का अयस्क एल्युमिनियम का है भाई। चलिए लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है। जास्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा? क्या बनेगा? यही बन जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा लास्ट में। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया, एक प्रश्न पूछता है हर साल, बहुत हिट है, गैल्वेनिकीकरण कहते हैं उसको। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर। कॉपर बोले तो तांबा को जब वायुमंडल में रखिएगा ना तो पीले रंग का जो होता है वो भूरे रंग का हो जाता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो प्लस पर चला जाएगा, एनोड प्लस होता है, और कैथोड जो होता है वह ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में कौन अधातु चमकीला होता है? बस आयोडीन जो होता है चमकीला होता है। निम्नलिखित में कौन अधातु अधिक क्रियाशील होता है? सोडियम। अधातु क्वेश्चन घबरा दिया, धातु पूछेगा, ठीक है, धातु पूछेगा तो सोडियम मारिएगा। ऑक्सीजन के परमाणु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? 6। ठीक है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। ठीक है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है द्रव में होता है। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को, और सोडियम नहीं रहे तो लिथियम को। चलिए निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? कैल्शियम क्लोराइड। आयनिक यौगिक पूछता है हर साल, कैल्शियम क्लोराइड। धातु वाला मारिएगा, धातु का जो भी रहेगा ना क्लोराइड आयनिक हो जाएगा, वही देवे करेगा, दूसरा कुछ नहीं देगा। आइए अब कार्बन के चैप्टर पर आइए। एक बार लाइक कर दीजिए सभी कोई, और सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। चलिए
प्राथमिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो यूरिया का किया था किसने? वोहलर ने। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन। निम्नलिखित में हाइड्रोकार्बन है, कौन है? यही है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है CHO सिंगल वन फ्री है, तो ये किसका होता है? मूलक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। और COOH सिंगल वन फ्री है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? एसिड का, बोले तो अम्ल का। नेक्स्ट है कौन सा समावयवी है, बताएं। संरचना सूत्र समान अलग अलग होता है इसका, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समावयवी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? बस मीथेन हो जाएगा सहसंयोजी। निम्नलिखित में हाइड्रोकार्बन के 3 बंधन किसमें होता है? ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हो जाएगा। 3 बंध, सॉरी 8 का जो उत्तर जाएगा मैं बता देता हूँ, इसमें होगा डी में। नेक्स्ट है ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका फंक्शनल ग्रुप समूह कौन सा है? ब्यूटेन। नॉन, नॉन तो कीटोन। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितना बॉन्ड होता है? तो कभी भी नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। एल्कीन तो CnH2n। नेक्स्ट है एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH। ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। CnH2n+2 तो अल्केन का होता है। चलिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक बोले तो फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोनिल कीटोन को ही बोलते हैं CO। हीरा ग्रेफाइट क्या है? अपरूप है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, यही रेड एंट में पाया जाता है, लाल चींटी में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं हम। नहीं अभी और है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच क्या होता है? कभी भी डबल बॉन्ड, 2। ठीक है। नाइट्रोजन के अणु के बीच में कितने बंधन होते हैं? वही ट्रिपल वाला। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? मीथेन, कार्बन वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम के टुकड़े के इथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है, हिट है। एक बार आप लोग लाइक तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी कोई। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 7। ठीक है। और वर्ग की संख्या 18। चलिए अगला है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार पर क्या परिवर्तन होता है? साइज बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए आवर्त सारणी में वर्ग ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धातुई गुण बढ़ता है। चलिए वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। और क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के। नेक्स्ट है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए निम्नलिखित में बाह्यतम शेल है? M। ठीक है। चलिए 1 पिकोमीटर बराबर होता है नैनो पिको, याद रहेगा ना? पिको 12, नैनो 9। नेक्स्ट है -12 वाला होता है पिको। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? 7 होता है संख्या, आवर्त कहते हैं उसको। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया? तो मोसले साहब बोले थे क्या? परमाणु संख्या पर आधुनिक का जन्मदाता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व क्या कहलाते हैं?
हीलियम अक्रिय गैस। हीलियम परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये पूछता है, 2 होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक गैस वाला है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन तथा प्रबंधन। निम्नलिखित में जैव निम्नीकरणीय, टोटल चैप्टर को टच कर रहे हैं, सिलेबस को टच कर रहे हैं। सिलेबस में भी जो भी VVI है उसी को टच किया जा रहा है। तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी कोई और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला है कि जैव निम्नीकरणीय कचरा कौन है। तो एक का जो उत्तर होगा डी होगा, टिश्यू पेपर। नेक्स्ट है आहार तथा पाइन किस राज्य की संग्रह व्यवस्था है, जल संग्रह व्यवस्था। तो ये मध्य प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, 2 है इसमें, एक ही देगा एग्जाम में। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन है। चलिए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग सब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण कुआं। नेक्स्ट है यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। कोयला और पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है जीवाश्म ईंधन का। चिपको आंदोलन बताइएगा कब हुआ था, 1970 के दशक में। चलिए अब आते हैं बायोलॉजी का चैप्टर पर, जीव विज्ञान जैव प्रक्रम फर्स्ट चैप्टर। अब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर दिए, बायो पर आए हैं। जितने भी चैप्टर है बायो का सब कराएंगे, केवल हीट कराएंगे प्रश्न, फालतू का अब तो समय नहीं बचा हुआ है। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन। समान प्रकुचन रक्तदाब होता है 120, असंकुचन पूछे तो 80। पतियों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोज पदार्थ भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो भोज पदार्थ फ्लोएम द्वारा। चलिए पौधे में उत्सर्जन किस भाग में होता है, उत्सर्जन पत्ती में होता है क्या। चलिए विरिक किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, नाइट्रोजन को। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है बताए, उभयलिंगी कौन है, केचुआ। बहुत अच्छा जा रहा है आप लोगों का। चलिए 30 मिनट में आपका इतना हुआ प्रश्न। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग 120/80 mmHg। चलिए पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP टूटने पर कितना ऊर्जा मुक्त होता है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। हाइड्रा में प्रजनन की विधि, ये प्रश्न पूछेगा हाइड्रा वाला, मुकुलन से होता है। नेक्स्ट है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जल वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। और इतना हीट प्रश्न है दोस्तों कि देखिए 12, 13, 16 इस तरह से भी पूछते चला जाएगा। अभी वृक्क जो है उत्सर्जन का है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे, जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मृतजीवी पोषी। क्लोरोफिल वर्णक होता है हरा रंग का, मैग्नीशियम पाया जाता है। टैनिन मुक्त कहाँ होता है,
वृक्ष के छाल में पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। मनुष्य के वृक्क में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? वृक्क नलिका। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन वहन के लिए। रक्त थक्का बनने में सहायता होता है रक्त विषाणु, बिंबाणु होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। चलिए, मानव में डायलिसिस थैली सबको पता है। डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल। ग्लूकोज के कितने कार्बन अणु होते हैं? C6H12O6। कार्बन का कितना हुआ? 6। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क की तरह। मनुष्य के आहार नाली की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? प्रत्येक भाग में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में। डेंगू साफ जल में, मलेरिया गंदा जल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर, नियंत्रण समन्वय। तंत्रिका तंतु उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? मीसोडर्म। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग 120 mmHg। हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना होती है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर भी होता है, घेंगा भी, गलकंड भी, सब एक एक का नाम है, सब हो जाएगा। पादप हार्मोन उदाहरण है ऑक्सीन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है सभी, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सब के लिए। जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन है। डायनेसेफ्लॉन तथा सेर्विक का भाग है अग्र मस्तिष्क का। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पाते हैं। जनन, खतरनाक चैप्टर। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, ये पूछेगा फर्स्ट सेकंड में। घोंघा किस समुदाय में आता है? मोलस्का में। कौन से जीव अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? पूछेगा प्रश्न ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पूछेगा ईस्ट में। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या, यह भी पूछेगा 23 जोड़ा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पतियों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप। कमेंट में इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, एक लिंगी पादप, कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा इसका। नर युग्मक मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन। ये प्रश्न खूब पूछता है, 12, 15, 16 इस प्रकार से पूछते जाएगा। परागकोश में होता है परागकण। अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय में।
सॉरी निषेचित होता है। यहाँ पे सी फलिपियन नलिकाओं में। शुक्राणु बनता है वृषण में। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी है? केचुआ। चलिए, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद अमीबा में। फूल में नर प्रजनन भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। स्वपरागण निम्नलिखित में कौन से पौधे में होता है? उभयलिंगी में। स्वपरागण का होता है उभयलिंगी में। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों, अनुवांशिकता। टोटल चैप्टर कराएंगे बस। आपका बायोलॉजी लास्ट चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में करा दिया। बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर है, अनुवांशिकता पर हम आ गए हैं। जो भी चैप्टर कराए हैं उसका केवल हीट प्रश्न कराए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए, विकासीय दृष्टि से हमारा और किसकी अधिक समानता है? चिंपैंजी की तरह। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम? 23 जोड़ा। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46। जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र कितनी प्रकृति है? 1। चलिए, 23 जोड़ा मिल करके क्या बनेगा? 46 को बनेगा। चलिए, मानव में लिंग गुणसूत्र दोनों हो जाएगा भाई, XY XX दोनों हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? पुरुष होगा। चलिए, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर। अगर संतान को पिता X गुणसूत्र वाला वंशानुगत हुआ है तो उसका लिंग क्या होगा? X वाला है तो स्त्री। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? मेंडल ने। चलिए, और आज का लास्ट चैप्टर, इस वीडियो का लास्ट चैप्टर, और जो लोग लास्ट तक टिके हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। निम्नलिखित में, और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा, रिपीट हो गया, टोटल चैप्टर को मैं टच कर दिया, संतुष्टि भी मिल गया होगा कि भाई चलो भाई हम टोटल चैप्टर देखे हैं। अच्छा प्रश्न। पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ओजोन का निर्माण होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। ओजोन के एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखी घास के पत्ते। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। निम्नलिखित में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ DDT। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर पर, समताप मंडल में। इसका नाम समताप मंडल है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। यह पूछेगा। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र है? पार्क, फुलवाड़ी, जीवशाला, सब हो जाएगा। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किस पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा किया जाता है? उत्पादक। किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह प्रकृति क्या है? प्रवाह की प्रकृति एक दिशीय। निम्नलिखित विकल्पों में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में संरचना का जैव अवयव नहीं है? मृदा। बस ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद खत्म करेंगे। 25 प्रश्न तक छोड़ देंगे उसके बाद। निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड परिस्थिति के ऊपर निर्देशित होगा? ऊर्जा पिरामिड। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है कृषि भूमि। निम्नलिखित में मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित करता है घास, हिरन, बाघ।
किसी भी परितंत्र में जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है। अन्योन्याश्रय पारिस्थितिकी तंत्र जैव घटकों में जीवाणुओं और कवकों को क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु है? सर्वाहारी। आहार श्रृंखला प्रारंभ किसके द्वारा होता है? उत्पादक द्वारा। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? घास। जलीय परितंत्र उत्पादक के रूप में मुख्यतः है? शैवाल। निम्नलिखित में कौन मृतजीवी अपमार्जक है? सब। गीध हो जाएगा, लोमड़ी, चील। किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर का निर्माण होता है? उत्पादक। आज का लास्ट, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ समूह है गोबर, पेपर और फलों के छिलके। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं टोटल चैप्टर को टच कर गया। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें, 1 से 2 बार देख ले। टोटल चैप्टर क्लियर हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तीनों जो सब्जेक्ट है 5-5, 6-6 चैप्टर है, 6 तिरका 18 चैप्टर को मैं क्लियर कराया और केवल VBI कराया हूँ मैं, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं वही। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देख करके ही जाए। शेयर कर दीजिएगा एक बार, और नए हैं घंटी बजा लीजिए सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।